नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। श्रेया मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो चलिए अब आपको हम आप आगे का पार्ट सुनाते हैं और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो फुल वॉच करिएगा कहानी को। और पिछले वाले पार्ट आपको कैसे लगे वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी जी, बिल्कुल मैडम, पागल लड़की, लव यू यार। सौर्य भी एक सप्ताह के लिए जयपुर निकल जाता है। इधर राज भी बेमन से देव के पास जाता है और दोनों केस के सिलसिले में अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। इतने में ही राज का फ़ोन बजता है। राज फ़ोन देखता है। अनीता का कॉल देखकर काट देता है, लेकिन बार बार फ़ोन करने पर देव राज से, राज हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो तो बात कर ले। रात, इट्स ओके देव, प्लीज़ यू कैरी ऑन, मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूँगा। दोनों अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद राज देव से, चल यार मैं निकलता हूँ। देव, अरे रुक जा, कॉफ़ी पीकर जाना। राज, देव यार थोड़ा अर्जेंट है, कॉफ़ी कल पियेंगे, अभी मैं चलता हूँ। इतने में ही उसका फ़ोन रिंग करता है। देव, राज फ़ोन उठाकर बात कर लेना, बार बार किसका कॉल आ रहा है। राज मन में, यार मैं जब बात नहीं करना चाह रहा तो फिर क्यों ये बार बार मुझे परेशान कर रही है। मैं निकलता हूँ देव, बाद में तुझसे फ़ोन पे बात करूँगा, ओके। उसके जाने के बाद देव मन में, यह लड़का कभी कभी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। हर वक्त घोड़े पे सवार रहता है, पता नहीं जिससे इसकी शादी होगी कैसे झेलेगी इसे। और इसके गुस्से को दोनों हाथ ऊपर करके, गॉड प्लीज़ अच्छा करना इसकी लाइफ में भी। देव भी घर के लिए निकल जाता है। राज देव से मिलने के बाद अनीता को फ़ोन करता है। अनीता, क्या बात है राज, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। राज, अनु मैंने पहले भी तुम्हें बोला है कोई अर्जेंट काम हो तो ही मुझे कॉल करोगी। हम रात में बात करते हैं ना, फिर ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई जो तुम मुझे बार बार कॉल कर रही हो। अनीता, लेकिन आज तो तुम्हारा ऑफ है ना। राज झुंझलाकर, अरे यार पहले तुम काम बताओ। अनीता थोड़ा नाराज़ होकर, राज क्या हुआ, तुम परेशान हो क्या। हम मिलकर बात करते हैं ना, मुझे तुमसे मिलना है अभी। आज कहाँ हो तुम। अनीता, मैं घर पर ही हूँ, बस निकल रही हूँ, तुम सीधे बारनेला कैफ़े में आ जाओ, मैं वहाँ मिलती हूँ। राज, ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। इतना कहकर फ़ोन काट देता है और गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। थोड़ी देर में राज बारनेला कैफ़े पहुँचता है। गाड़ी पार्किंग में लगाकर अनीता का वेट करता है। सामने से अनीता आती है, राज के पास आकर एकदम से बैठ जाती है। राज थोड़ा सा पीछे होते हुए, अरे यार क्या कर रही हो, पब्लिक प्लेस है। क्योंकि अनीता उसके गले लग जाती है और राज को ये पसंद नहीं आता। अनु नाराज़ होकर राज से, अरे मैंने ऐसा क्या किया जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। राज उसे बैठने का इशारा करते हुए, पहले बैठ जाओ आराम से, फिर बात करते हैं। वेटर को आवाज़ लगाकर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर करता है। अनु की ओर देखकर, तुम सैंडविच या बर्गर क्या लोगी। अनु, कुछ नहीं, बस कॉफ़ी ही लूँगी। राज वेटर को जाने का इशारा करता है। अनु की तरफ देखकर, नाराज़ क्यों हो रही हो। अच्छा बताओ, तुम फ़ोन कर रही थी, क्या बात है, अब तसल्ली से बताओ। अनु राज के ऊपर से अपना हाथ रखते हुए, राज तुमने अपने घर पर हमारे बारे में बात की। राज थोड़ा शांत होकर, अनु मैं अभी अलवर वाले केस के सिलसिले में बहुत बिजी था, सही समय पे पापा से बात नहीं करूँगा। अनु थोड़ा तेज़ स्वर में, राज तुम हर बार बात टाल देते हो। राज बीच से अनु को टोकते हुए, लिसन अनु, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तुम तो समझो हम प्यार करते हैं तो शादी तो करेंगे ही ना, तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रही हो। अनु नाराज़ होकर, राज मैं थोड़ा मम्मा को नहीं टाल सकती, थोड़ा रुक कर, मैं इससे मम्मा सही कह रही हैं, तुम जल्दी से घर पे बात करो हमारी शादी की। इतने में ही वेटर कॉफ़ी लेकर चला आता है। राज अनु की ओर देखकर, चलो पहले कॉफ़ी पी लो, मैं आज ही घर से बात करने की कोशिश करता हूँ। अनु, कोशिश नहीं राज, तुम आज ही बात करो प्लीज़, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यूँ छुप छुप कर मिलना, क्या मिलना है। राज थोड़ा सा मुस्कुराकर, ओके ओके मैं बात करूँगा, तुम जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करो, मुझे निकलना है। अनु राज का हाथ पकड़ कर, राज अभी तो तुम आए हो और चलो ना, हम कहीं मूवी देखने चलते हैं, पूरा दिन साथ रहेंगे, बहुत दिन हो गए, राज प्लीज़ चलो ना। राज, नहीं अनु, आज घर पे थोड़ा जल्दी पहुंचना है, अब की बार पक्का साथ चलेंगे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनु थोड़ा सा मायूस होकर, चलो ठीक है, प्लीज़ आज तुम ज़रूर बात करोगे। राज, हाँ आज ज़रूर बात करूँगा, चलो तुम्हें छोड़ दूँ। अनु, नहीं तुम जाओ, मैं स्कूटी लेकर आई हूँ, वैसे भी नेहा आ रही है तो मैं उसके साथ जाऊँगी। आज ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अनु, बाय, टेक केयर। थोड़ी देर बाद राज अपने घर के लिए निकल जाता है, माहेश्वरी भवन। शीतल के स्कूल से आने के बाद शीतल और सीजल सुमन से शॉपिंग करने के लिए बात करती हैं। सुमन, सेजो जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। शीतल, मम्मा आप टेंशन मत लो, आप हमारा डिनर मत लगाना, मैं और दी वर्षा बाहर ही कर लेंगे। सुमन, ठीक है बेटा, पर तेरे पापा को फ़ोन कर देना बेटा, सॉरी भी नहीं है तो तुम 9 बजे तक आ जाना।
सेजल जी मम्मा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम टाइम से आ जाएंगे। आज थोड़ी सी ही शॉपिंग करेंगे, आप जानते हो टाइम बहुत ही कम बचा है। सुबह ठीक है जल्दी आ जाओ। शीतल और सेजल वर्षा के घर के लिए निकलते हैं, लेकिन वर्षा के मामा मम्मी के आने के कारण उनका जाना कैंसिल हो जाता है। शीतल दी हम अकेले से ही चलते हैं, आज थोड़ा सा सामान लेंगे फिर जल्दी से आ जाएंगे, मैंने पापा को फ़ोन कर दिया है। सेजल ठीक है सीतू। सेजल और शीतल कैब बुक करके श्री निकेतन मॉल जाती हैं। सेजल के लिए मेकअप से रिलेटेड सामान और ज्वेलरी खरीदने के बाद दोनों वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं। इतने में ही देव का फ़ोन सेजल के पास आता है। देव सेजल इतना शोरगुल कैसे? सेजल कैसे हैं आप? देव मैं ठीक हूँ, पहले बताओ आप कहाँ हो? सेजल थोड़ा डरते हुए धीरे से वो हम श्री निकेतन मॉल में हैं। देव थोड़ा नाराज़गी से टाइम देखा है आपने, 9 बज रहे हैं। सेजल के हाथ से शीतल फ़ोन ले लेती है। जीजू प्लीज़ आप नाराज़ मत हो, और दी खाना खाकर बस निकल ही रहे हैं, आप जानते हैं ना टाइम कम है। तो हम देव शीतल को बीच में रोका। बस सुपरफास्ट जल्दी खाना फिनिश करो, मैं आ रहा हूँ, तुम दोनों को छोड़ दूँगा। शीतल नहीं जीजू आप परेशान मत होइए, ऑर्डर आ गया है, हम खाकर बस निकल रहे हैं। देव शीतल से सेजल की फ़ोन देता है। सेजल सहमी हुई थी। जी कहिए। देव थोड़ा सख्ती से जल्दी से दोनों फ्री होकर घर पहुंचो और मुझे पहुँच कर कॉल करो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। सेजल धीमे स्वर में देव को हाँ बोलकर फ़ोन रख देती है। इधर अग्रवाल मैंसन में रात के 8 बजे थे। अनिकेत सरला को आवाज़ देते ही सरला जी सारे बच्चों को बाहर बुलाइए। सरला जी आप बैठिए, वहाँ आ जाएंगे। अनिकेत थोड़ा गुस्से में, मैंने सुबह 8 बजे कहा था, मुझे 5 मिनट में सब डाइनिंग टेबल पर चाहिए। भरत अपने कमरे में सो जाता है। और पापा प्लीज़ आप शांत रहिए और आराम से बैठिए, इतने हाइपर होंगे तो अभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अनिकेत एक नज़र भरत को देखते हुए बैठ जाते हैं। राज भी आकर चुपचाप बैठ जाता है और अपने मोबाइल में कुछ काम करता है। सरला नीलिमा बेटा रमेश से कहकर खाना लगाइए। नीलिमा किचन से आकर खाना लगाती है और भरत के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। अनिकेत नीलिमा से बेटा कुसा कहाँ है? नीलिमा पापा वो थक गई थी तो मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया। अनिकेत ठीक है बेटा। भरत अनिकेत की ओर देखते हो पापा कल बड़ौदा से दवाइयों का स्टॉक आ जाएगा, मैंने राठौर सर को कह दिया है, वो स्टॉक कोल्ड स्टोर में रखवा देंगे। अब मैं भी सुबह थोड़ा जल्दी निकलूँगा, आप ड्राइवर को लेकर ऑफिस आना। अनिकेत शांत लहजे। भरत अपनी निगरानी में दवाइयाँ अच्छे से रखना और कल की मेहता जी कंपनी को चेक ट्रांसफ़र कर देना। भरत बिल्कुल पापा आप टेंशन मत लो, अब आप बताइए ऐसा क्या क्या कहना चाह रहे थे आप? अनिकेत एक नज़र राज की ओर देखकर भरत मैंने तुमसे मेहता साहब की लड़की के बारे में बात करने को कहा था। भरत जी पापा पर वो शायद आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन यदि आप चाहें तो हम उनसे मिल सकते हैं। राज अनिकेत की ओर देखकर शांत धीरे से भी पापा मुझे आपकी ज़रूरी बात करनी है। अनिकेत हाँ कहो क्या कहना चाहते हो? राज पापा आई एम लव समवन एंड आई वांट टू मैरी हर। अनिकेत गुस्से से मेरे पास इन फालतू बातों को सुनने का टाइम नहीं है, कोई और बात हो तो कहो। राज लेकिन पापा मैंने उसे प्रॉमिस किया है, मैं उसी से शादी करूँगा, आप एक बार उससे मिल लीजिए। अनिकेत गुस्से में सरला मैंने तुम्हें सुबह कहा था अपने लाडले को समझा दो, इसकी शादी मेरी पसंद की लड़की से ही होगी। राज की ओर शादी का प्रॉमिस मुझे कुछ पूछ कर किया था क्या? भरत अनिकेत के हाथ पे हाथ रखते हुए पापा प्लीज़ आप शांत रहिए, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अनिकेत राज ये प्यार का भूत उतर जाना चाहिए, और हाँ इस बात का दिमाग में बैठा लो कि मेरी जीती जी इस घर में लव मैरिज कभी नहीं होगी। सरला आप कैसी बातें बोल रहे हैं, मैं बात करती हूँ ना राज से, आप थोड़ा प्लीज़ धीरे बोलिए। अनिकेत अपने दोस्तों से देव से सीखो। राज दीनू ने सेजल को पसंद किया, तुम बताओ क्या कमी है उसमें? राज थोड़ा गुस्सा होता लेकिन पापा मैं शादी करूँगा तो अनीता से पढ़ना नहीं करूँगा, इतना कहकर खाना छोड़कर बीच से उठता है। अनिकेत चुपचाप बैठो राज, खाना खाओ, मेरे घर में मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी है कि बीच में खाना छोड़कर उठ बैठने को। भरत राज से राज पापा सही कह रहे हैं, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, पापा ने नीलिमा को पसंद किया है और मैं नीलिमा के साथ बहुत खुश हूँ, पापा की पसंद परफेक्ट है, तुम बताओ क्या कमी है नीलिमा में? राज भरत से भाई भाभी में कोई कमी नहीं है, सेजल भाभी और नीलिमा भाभी देव और से आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन मैं और अनीता एक दूसरे से पसंद करते हैं, आप एक बार उससे मिल लो, मुझे यकीन है अनीता आप सभी को पसंद आएगी। सलाह अनिकेत से देखिए एक बार अनीता और उसके परिवार से मिलने फिर आप कोई फैसला करना, आपको एक बार राज की पसंद देखनी चाहिए, राज उसके कोई छोटा बच्चा नहीं है जो किसी गलत लड़की को चुनेगा, मेरे कहने से हम एक बार उसके परिवार से मिलना चाहिए। अनिकेत सरला से सख्त आवाज़ में ठीक है तुम लड़की के परिवार से मिलना चाहती हो तो मिल लो, और जो फैसला करना है करो, लेकिन याद रखना इस परिवार का कोई दूसरा सदस्य
इस शादी में इन्वॉल्व नहीं होगा। राज भाई प्लीज़ आप कुछ तो कहिए। भरत सॉरी राज, मैं इस फैसले में पापा के साथ हूँ। ये जो प्यार का भूत है ना शादी के बाद उतर जाता है, और तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो राज। लेकिन भाई हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अनिकेत थोड़ा गुस्से में, बंद करो बकवास अपनी, कल ही तुम उस लड़की से बना करो। आज के बाद उस लड़की के मुद्दा कोई हमारे घर में नहीं उठेगा। अनिकेत उठते हुए सरला की ओर देखकर, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा दूध कमरे में ही ले आना, और अपने कमरे की ओर चला जाता है। राज सरला से, मम्मा आप पापा को बोल दीजिए मेरी शादी अनीता की ही होगी और मैं ये शादी करके रहूँगा। भरत राज से, राज शादी ब्याह के मामले बड़ी ही मर्जी से हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छा है। पापा तुम्हारे लिए कभी गलत लड़की नहीं चुनेंगे। राज भरत से, भाई प्लीज़ आप रहने दीजिए, मुझे पता लग गया है आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे। भरत राज तुम गलत दिशा में जा रहे हो, यदि तुम ऐसा लगता है तो तुम्हें ये गलत लगता है। तुम्हारी शादी के बारे में बात नहीं करूँगा और न ही पापा से कुछ कहूँगा। इतना कहकर भरत भी नीलिमा के साथ बाहर चला जाता है। राज सरला से, मम्मा प्लीज़ आप तो समझिए, आप एक बार अनीता से मिल लो और मेरा यकीन करो मैं इस घर के लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लूँगा। सरला, बेटा राज तेरे पापा ने सख्त मना किया है बेटा, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे नहीं मिल सकती। तू अभी शांत है इसलिए उनसे मिलने की जिद कर रहा है। राज उठकर अपने कमरे में आकर बालकनी में खड़ा हो जाता है और उसका फ़ोन बजता है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाता। बार बार बजते हुए झुंझलाकर फ़ोन देखता है। अनीता का फ़ोन संदेश उठा लेता है और बोलो, अनीता क्या हुआ राज, परेशान हो। राज कहता है, अरे यार तुम बोलो, कुछ काम है तो मैं बाद में बात कर लूँगा। अनीता, ठीक है फिर अब तुम जब कॉल करोगे तभी मैं बात करूँगी। इतना क्या गुस्से से फ़ोन रख देती है। राज बालकनी में खड़े होकर काउच पे बैठ के एक सिगरेट निकाल कर पीने लगता है और उसके सर पे बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। नीचे किचन में जाकर कॉफ़ी बनाता है, इतने में नीलिमा वहाँ आ जाती है। नीलिमा, राज से छोड़िए भैया, बना देती हूँ। राज, नहीं भाभी आप आराम करिए, वो सर दर्द हो रहा था इसलिए कॉफ़ी बनाने चला आया, बस रेडी हो गई। आप लेंगी नीलिमा, आप गार्डन में चलिए मैं वहीं लेकर आती हूँ। राज बाहर गार्डन में आकर बैठ जाता है। नवंबर का महीना था, हल्की हल्की ठंड होने लग गई थी। राज अपनी हुडी पहनकर लेता है और नीलिमा 2 कप कॉफ़ी लेकर आती है और राज के बगल में बैठ जाती है। भरत अपने कमरे में से गार्डन को देखता है, नीचे नीलिमा और राज को देखकर मुस्कुराते हुए टीवी ऑन कर सोफे पर बैठ जाता है। दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीते हैं। राज चुप्पी तोड़ते, भाभी क्या आपको भी लगता है मैं गलत हूँ। नीलिमा, नहीं भैया, आपकी नज़र में प्यार करना कोई गलत नहीं है। प्यार तो जीवन का सबसे सुखद एहसास है, लेकिन प्यार शादी के बाद भी तो हो सकता है। राज, भाभी हम दोनों एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं और हम नहीं शादी करेंगी, खुश रहेंगी, लेकिन पता नहीं पापा नहीं समझ रहे हैं। नीलिमा, भैया पापा अपनी जगह सही है, हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। राज हंसते हुए, भाभी इसका मतलब आप अभी मेरे साथ नहीं हो। नीलिमा, भैया मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन फिर भी पापा का फैसला गलत नहीं है। आप उन्हें मैं देखें और हमारी शादी को 8 साल हो गए, न भरत को मुझसे शिकायत है न मुझे। भरत से हमारा प्यार शादी के बाद ही शुरू हुआ था और समय के साथ साथ धीरे धीरे हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है। अब कुसाकी आने के बाद तो हमारा प्रेम और अधिक गहरा हो गया है। अरेंज मैरिज में कोई ख़राबी नहीं है। आप अभी गुस्से में हो, शांति से बात करेंगे। चलिए आप यहाँ बैठिए, मैं तेल लग कर आती हूँ, आपकी मालिश कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। राज नीचे आकर नीलिमा के पास बैठता है। नीलिमा धीरे धीरे उसके सिर में मालिश करती है, जिससे राज को अच्छा महसूस होता है। राज थोड़ी देर बाद नीलिमा के हाथ को पकड़कर, आपके हाथ में जादू है भाभी, सच में सरदर्द बंद गायब हो गया। नीलिमा, चलिए अब अंदर बाहर सर्दी हो रही है। राज नीलिमा को साइड हक करते, थैंक यू भाभी, लव यू। जाइए भाई इंतज़ार कर रहे हैं आपका आपके रूम में। वैसे भी मैंने उनका 1 घंटा स्पॉइल कर दिया। हंसते हुए, अब आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, जाइए। नीलिमा शर्माती हुई गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर शीतल और सेजल खाना खाकर कैब बुक करती हैं, लेकिन कोई भी कैब उन्हें नहीं मिलती। तब सेजल और घबराहट होने लगती है। शीतल सेजल की ओर देखकर, दी हम कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हो। सेजल, सीतू चलना, ऑटो से ही चलते हैं। यदि देव का फ़ोन आ जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। शीतल फ़ोन में देखते, क्या बात है दी, आप तो अभी से पत्नी वाले गेटअप में आ चुकी हैं, थोड़ा रुक कर लीजिए, 2 मिनट में कैब आ रही है।
सेजल घड़ी देखती है, 10 बज चुके हैं और उसे देव के फ़ोन की ही टेंशन थी। इतने में ही गाड़ी आकर उनके सामने रुकती है। दोनों फटाफट सामान रखकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। इतने में ही सेजल का फ़ोन रिंग करता है और उसको घबराहट होने लगती है। धीरे से फ़ोन देखती है तो मम्मी कॉलिंग दिखा था। थोड़ा शांत होती है। हेलो मम्मी, बस 10 मिनट में आ रहे हैं। सुमन बेटा, 10 से ऊपर हो गए, तेरे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। सेजल बस मम्मी आ रहे हैं इतना कहकर फ़ोन रखती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचते हैं। सेजल जल्दी से उतरकर सामान लेकर अंदर चली जाती है और ड्राइंग रूम में ही सुमन और शेखर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। सेजल को देखकर शेखर, जी बेटा बहुत देर कर दी आने में। शीतल अंदर आते, पापा वो कैब नहीं मिल रही थी इसलिए लेट हो गया, फिर हम स्कूल से आने के बाद ही गए थे तो इतना तो टाइम हो जाता है। शेखर जी हंसते हुए, बस बस मेरी सुपरफास्ट ठीक है, अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। सुमन, बच्चियाँ आ गई हैं, अब तो कॉफ़ी पिला दो। सुमन, जी अभी बना कर लाती हूँ कहकर किचन की ओर चली जाती है। शेखर सेजल को देखते हुए, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? सेजल हड़बड़ा कर, नहीं पापा कुछ नहीं, मैं अभी इतना कहकर ऊपर कमरे में जाकर फ्रेश होकर चेंज करती है और देव को फ़ोन लगाती है। देव खिड़की में खड़े होकर फ़ोन देख रहा था। इतने में इसका फ़ोन रिंग करता है। देव फ़ोन देकर उठाते हुए, हेलो, घर आ गई आप? सेजल धीरे से, जी हम पहुंच गए। देव, ठीक है रेस्ट करो। सेजल, आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं? देव थोड़ा नाराज़ होते, सेजल अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तुम थक गई होंगी, मैं कल बात करूंगा, अभी सो जाओ, गुड नाइट। सेजल धीरे से गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख देती है। सुमन जी सेजल को आवाज़ लगाती है, नीचे बुलाती है। सेजल नीचे आकर सबके साथ बैठकर कॉफ़ी पीती है। सुमन, सेजल क्या हुआ, कोई बात है क्या बेटा, जब से मार्केट से आई हो सुस्त लग रही हो। शीतल बीच में सुमन से, वो मम्मा जब हम मॉल में थे तो सेजल शीतल को टोकते हुए, अरे सुपरफास्ट कॉफ़ी ख़त्म कर, मैं बात बता रही हूँ मम्मी से, हाँ जल्दी से सो जा, सुबह सुबह स्कूल जाना है। शीतल नौटंकी करते हुए, सो आ गया देवी जी, सब आपको देखकर हंस देते हैं। सुमन सेजल को देखकर, वो मम्मा मॉल में थोड़ा शोर लाउड म्यूजिक होने के कारण सर दर्द हो रहा है, बाकी कोई खास बात नहीं है। शेखर, बेटा तुम दोनों कॉफ़ी ख़त्म करो और सो जाओ। शीतल और सेजल कॉफ़ी पीकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। सेजल कमरे में आकर फ़ोन चेक करते लेकिन देव का कोई मैसेज या कॉल नहीं देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और थोड़ी देर बाद मोबाइल साइड में रखकर सो जाती है। शीतल अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। करीब 2 घंटे बाद पानी के लिए जब उठती है तो खाली जग देकर नीचे की किचन में पानी लेकर ऊपर आती है। सेजल के कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो कमरे में लाइट ऑन करके देखती है तो सेजल कंबल में भी कांप रही थी। सेजल के पास जाकर देखती है तो सेजल का बदन बहुत ही गर्म होता है। शीतल को उठाते हुए, दी क्या हुआ आपको? सेजल दी में ही शीतल का हाथ पकड़ लेती है और शीतल थोड़ा जोर से सेजल को हिलाती है। सेजल एकदम से आंखें खोलकर शीतल को देखती है। शीतल, दी बोलिए क्या हो रहा है आपको? सेजल, शीतल मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज़ तू मुझे कंबल और उड़ा दे, बुखार की टैबलेट दे दे, देख मेरा शरीर कितना गर्म हो रहा है। शीतल जल्दी से अलमारी खुलकर फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, सेजल को दवाई देती है और कंबल उड़ाती है, लेकिन सेजल अभी भी कांप रही थी। थोड़ी देर बाद सेजल को भी वोमिट जैसा होता है। वोमिट करने बाथरूम में जाती है। शीतल धीमे से, दी मैं मम्मा पापा को उठा देती हूँ, 1 घंटा हो गया आपको बुखार कम नहीं हो रहा। सेजल, नहीं शीतल, मम्मा पापा परेशान हो जाएंगे और भी 3 बज रहे हैं, 2 घंटे की बात तो सुबह हो जाएगी, फिर मैंने टैबलेट भी खाई तो बुखार उतर जाएगा, तू जा अपने कमरे में सो जा। शीतल, नहीं दी, आप सोने की कोशिश करिए, मैं यहीं आपके पास सो जाऊंगी। थोड़ी देर में शीतल और सेजल दोनों को नींद आ जाती है, लेकिन सुबह के समय सेजल को वापस वोमिटिंग शुरू हो जाती है और बुखार से उसका बदन भी तपने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से नीचे जाती है। सुमन सेजल को देखकर, बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सुमन, शीतल कहाँ है? सेजल, मम्मा रात को मुझे बहुत तेज बुखार था, उल्टियाँ हो रही थी तो शीतल काफ़ी देर बाद सोई है, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया। सुमन एकदम से घबरा कर सेजल को पकड़ती है। बेटा तू यहाँ बैठ, देख तेरा बदन तो अभी भी तप रहा है। इतने में ही शेखर आते हैं। क्या हुआ सुमन? सुमन, शेखर, सेजल को बहुत तेज़ बुखार है, पूरी रात दोनों ने हमें उठाया भी नहीं, बहनों बहनें अपने आप ही मैनेज करती रही हैं। इधर सेजल को बार बार उल्टियाँ होने के कारण वह ठीक से कड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वहीं सोफे पे लेट जाती है। सुमन जी उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती हैं, लेकिन फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा था। अब आपको टेंशन हो जाती है। शेखर, सुमन चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, शीतल को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। सुमन, आप ठीक कह रहे हैं, मैं शीतल को उठा देती हूँ, आज की छुट्टी ले लेगी। इतना कहकर शीतल जल्दी से शीतल को उठाने चली जाती है। शीतल नीचे आकर, दी क्या हुआ? दी उठिए प्लीज़। सेजल को धीरे धीरे बेहोशी जैसे होने लगती है। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं। शेखर जल्दी से गाड़ी निकालते हैं। सुमन और शीतल सेजल को सहारा देकर गाड़ी में बिठाते हैं और शीतल भी जल्दी से घर लॉक करके शेखर के पास बैठ जाती है। शेखर तुरंत गाड़ी लेकर मित्तल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर सेजल को चेक करते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आकर सुमन को शेखर से, देखिए ऐसा लग रहा है फूड पॉइजनिंग हो गया है, इसी वजह से बुखार नहीं उतर रहा,
एडमिट करना पड़ेगा। आप ये फॉर्म फिल कर दें ताकि मैं ट्रीटमेंट शुरू करूं। शेखर जी फॉर्म फिल कर देते हैं और सेजल को एडमिट करवा देते हैं। सुमन परेशान होकर शेखर से, सुनिए हमें मित्तल हाउस फ़ोन कर देना चाहिए। शेखर, अरे क्या कह रही हो तुम, वो फालतू परेशान हो गई। एक बार डॉक्टर को टेस्ट कर लेने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। तुम अभी शांत रहो। शीतल, पापा मम्मा ठीक कह रहे हैं। अंकल को नहीं, हम जीजू को फ़ोन कर देते हैं। आप समझिए पापा, मित्तल हाउस में सभी सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और देव का फ़ोन रिंग करता। देव फ़ोन देखकर मन में शीतल का फ़ोन, इस समय फ़ोन उठाकर गुड मॉर्निंग बोलो। शीतल, इतनी सुबह कैसे फ़ोन किया? शीतल घबराते हुए, दी को हॉस्पिटल एडमिट कराया है और दी को रात से वोमिटिंग हो रही है, बुखार भी कम नहीं हो रहा। देव नाराज होते हुए गुस्से में, रात से सेजल की तबीयत खराब है और तुम मुझे अभी फ़ोन कर रही हो? दीवान जी इशारे से देव को शांत करने का बोलते हैं। देव, शीतल किस हॉस्पिटल में है? शीतल, जीजू हम मित्तल हॉस्पिटल में है, दी के टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ कहकर फ़ोन रख देता है। ब्रेकफास्ट छोड़कर उठते हुए दीवान जी और कृष्ण जी, पापा शीतल की तबीयत ख़राब है, मित्तल हॉस्पिटल जा रहा हूँ। दीवान जी का देव का हाथ पकड़कर, देव तुम कब से इतना गुस्सा करने लग गए बेटा? इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। तुम तैयार होकर नीचे आओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऑफिस लेट जाऊँगा। निशु बेटा जल्दी से गाड़ी निकालो। निशांत उठकर बाहर चला जाता है और कृष्णा जी घबराई हुई वहीं बैठी हैं। देव तैयार होकर नीचे आता है और कृष्णा जी को देखकर, प्लीज़ मम्मा आप टेंशन मत लो, अंजलि से बच्चा माँ का ध्यान रखना। अंजलि भाई आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप जल्दी जाइए, भाभी को आपकी ज़रूरत है। दीवान जी और देव गाड़ी में बैठते हैं। दीवान जी, निशु तुम ऑफिस चले जाना बेटा, मैं हॉस्पिटल जाकर फ्री होकर फ़ोन करता हूँ। निशु जी, पापा आप टेंशन मत लो, आप पहले भाभी को देखिए। अंजलि बाहर आते हो, चाचू मैं निशु के साथ ऑफिस चली जाऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। निशु देव के पास जाकर, भाई प्लीज़ बीच थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखना, भाभी को इस समय आपकी ज़रूरत है। देव मुस्कुराते हुए, थैंक्स छोटे, मैं ध्यान रखूँगा। इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी मित्तल हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। देव गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर जल्दी से दीवान जी के साथ रिसेप्शन एरिया में जाता है। देव के चेहरे पर परेशानी देखकर दीवान जी कंधे पर हाथ रखते हैं। देव नज़रें उठाकर दीवान जी को देखता है। दीवान जी, देव थोड़ा शांत रहना बच्चे, एक बार सेजल को तसल्ली से देख लो, भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। देव मुस्कुराकर, जी पापा मैं ध्यान रखूँगा। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी, उसको देखकर देव शांत स्वर में, मैम प्लीज़ सेजल महेश्वरी किस रूम में है? लड़की, वेट ए मिनट सर। कंप्यूटर पर देखकर, सर सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 103। देव, थैंक्स मैम। जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। दोनों लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर सीधे रूम नंबर 103 के बाहर आते हैं। देव के चेहरे की परेशानी देखकर दीवान जी उसका हाथ थाम लेते हैं और हल्की मुस्कान के साथ उसे रूम में चलने का इशारा करते हैं। देव पलके झपकाकर रूम नॉक करता है, अंदर आता है। उसकी नज़र सीधा पलंग पर सोई सेजल पर पड़ती है और उसकी आंखें उसे देखते ही नम हो जाती हैं। शेखर सुमन दीवान जी को देखकर, नमस्ते भाई साहब। दीवान जी गंभीर स्वर में, नमस्ते शेखर जी, यह सब अचानक कैसे हो गया? शेखर जी दीवान जी को सारी बातें बताते हैं, लेकिन देव एकटक सेजल को देखता है। सेजल के हाथ में ग्लूकोज लगा हुआ था और उसने दवाई के नशे में आंखें बंद कर रखी हैं। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। इतने में ही रूम में शीतल रिपोर्ट लेकर आती है। अचानक उसकी नज़र देव पर पड़ती है। वो दीवान जी के पैर छूकर सीधा देव के पास जाकर उसके हाथों में रिपोर्ट पकड़ा देती है। देव नजरें उठाकर शीतल को देखता है और आश्चर्य से रिपोर्ट की ओर देखकर, जीजू दी की रिपोर्ट है, दी को मलेरिया और फैल्सीफेरियम हुआ है, इसलिए वोमिटिंग हो रही थी। डॉक्टर ने कहा है टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सुबह शाम इंजेक्शन देने होंगे। देव एक हाथ से शीतल को रोकर रिपोर्ट खोलकर पढ़ता है और शीतल की एक नज़र देखकर, दीवान जी से, पापा मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। दीवान जी, रुको देव, पहले शीतल की पूरी बात सुन लो। देव धीरे से, सॉरी पापा प्लीज़, मैं एक बार खुद डिस्कस करना चाहता हूँ। शेखर, बिल्कुल बेटा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देव की एक नज़र फिर भी सेजल को ठहर जाती है। थोड़ी देर खामोशी से देने के बाद जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर डॉक्टर रूम की ओर तेज़ी से बढ़ जाते हैं। डॉक्टर मित्तल अपने केबिन में बैठे पेशेंट को देख रहे होते हैं और दीवान जी शेखर के साथ देव पर बाहर बैठकर वेटिंग एरिया में वेट कर रहा होता है। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। शेखर जी एक नज़र देव को देखकर थोड़ा मायूस हो जाते हैं। दीवान जी शेखर जी के हाथ के ऊपर हाथ रखकर दीवान दिलासा देते हुए, शेखर जी आप बिल्कुल चिंता न करें, सेजल ठीक है, अभी हम डॉक्टर से पूरी तरह से बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ना, निश्चित रहिए, तो वो भी सेजल को लेकर थोड़ी परेशान हो जाएगी, बाकी कुछ बातें नहीं है। मैं आपकी सारी समस्याएं, मनोस्थितियाँ, समस्याएं समझ रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। शेखर दीवान जी की तरफ देखकर थोड़ा सा सिर हिला देते हैं और इतने में ही नंबर आ जाता है।
देव उठकर सीधा डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। पीछे से दीवान जी व शेखर भी जाते हैं। डॉक्टर को देखकर दीवान जी एकदम खुशी से, अरे अक्षत तू। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का पार्ट इतना ही। अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। और कैसा लगा आपको पार्ट वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी हमारे साथ जो भी नए जुड़े हों वो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।